नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका। आरजेडी में शामिल हुए एक और बड़े नेता। खबर में आगे जिक्र होगा कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को होगी हियरिंग। सीजेआई गवाही की बेंच करेगी सुनवाई। आगे जिक्र होगा कि जातीय जनगणना पर प्रियंका गांधी का सवाल, क्या सरकार मानेगी विपक्ष की बात। आगे खबर में आपको बताएंगे कि नीट यूजी 2025 में गड़बड़ी का आरोप, बिहार का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। बीजेपी नेता ने दायर किया था वाद, जिसके बाद याचिकाकर्ता को मिली ये छूट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका। आरजेडी में शामिल हुए एक और बड़े नेता। जी हां दोस्तों, कोसी स्नातक क्षेत्र से जेडीयू के प्रत्याशी रहे संजय चौहान ने अपने समर्थकों के साथ रविवार को आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद की सदस्यता ग्रहण कराई, जिसके बाद संजय चौहान के समर्थकों ने आरजेडी के प्रति अपना विश्वास जताते हुए सदस्यता ग्रहण की। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके आरजेडी में शामिल होने से पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा। मौके पर आरजेडी के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व मंत्री बीमा भारती, आलोक मेहता, रणविजय साहू समेत कई सारे अन्य मौजूद थे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद संजय ने बताया कि वो पिछले 25 साल से शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। समाज सेवा करना उनके स्वभाव में ही है। संजय चौहान ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे पार्टी द्वारा जो भी दायित्व सौंपा जाएगा उसका पूरे तन मन धन से निर्वहन करूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को होगी हियरिंग। सीजेआई गवाही की बेंच करेगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई टालते हुए कहा कि इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले लंबी सुनवाई की जरूरत है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी है। सीजेआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अगले सीजेआई बीआर गवई इस मामले में सुनवाई करेंगे। जस्टिस बीआर गवई 14 मई से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे और अब इस मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल समेत बोर्ड्स में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगा था और याचिकाकर्ता को भी इस पर जवाब पर रीजॉइंडर दाखिल करने के लिए समय दिया था। वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में वक्फ बाई यूजर को सही बताया गया। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए 1332 पेज के हलफनामे में पुराने वक्फ कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि वक्फ बाई यूजर सहित वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन साल 1923 में ही अनिवार्य है। और सरकार ने कहा कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 आस्था और पूजा के मामले को अछूता छोड़ता है और मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जातीय जनगणना पर प्रियंका गांधी का सवाल, क्या सरकार मानेगी विपक्ष की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आगामी जनसभा में जातीय जनगणना को शामिल करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया और प्रश्नावली बनाने की प्रक्रिया में विपक्ष की भागीदारी की इच्छा व्यक्त की है। वायनाड में ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक स्वागत योग्य कदम है, बशर्ते उसे उचित तरीके से किया जाए। विपक्ष के रूप में हम इस बात में शामिल होना चाहेंगे कि प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को कुछ सुझाव दिए जाएंगे और उम्मीद है कि वो उन्हें स्वीकार करेंगे। इस बीच गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वायनाड वन्यजीव प्रभाग कार्यालय का दौरा किया और लोगों के लिए एक एम्बुलेंस सौंपी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट यूजी 2025 में गड़बड़ी का आरोप, बिहार का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पिछले वर्ष हुए नीट परीक्षा में धांधली की जांच अभी बुझी भी नहीं है कि इस बार भी इसकी आग सुलगती हुई दिखाई पड़ रही है। पिछले बार भी बिहार का ही संजीव मुखिया मास्टरमाइंड निकला था, इस बार भी बिहार पर दाग लगा है। दरअसल ओडिशा पुलिस ने भुवनेश्वर से एक इंटरस्टेट गैंग के 4 सदस्यों को दबोचा है। इन पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट के अभ्यर्थियों से पैसा लेने का आरोप है। जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक बिहार का अरविंद कुमार भी शामिल है। अरविंद कुमार मुख्य रूप से औरंगाबाद का रहने वाला है और ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि आखिर बिहार पर कब तक पेपर लीक का धब्बा लगता रहेगा। अरविंद के अलावा पुलिस ने झारखंड के प्रियदर्शी कुमार के साथ साथ उड़ीसा के सुनील सामंतराया और रुद्र नारायण बेहरा
को भी गिरफ्तार किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, बीजेपी नेता ने दायर किया था वाद, याचिकाकर्ता को मिली बड़ी छूट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ हाईकोर्ट खंडपीठ ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने केंद्र सरकार को यह स्पष्ट किया है कि वो मामले के निपटारे के लिए कोई समय सीमा नहीं दे पा रही है, इसीलिए इस पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। और इसके साथ ही याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर को अन्य वैकल्पिक कानूनों का सहारा लेने की बात कही। इस फैसले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पहले 10 दिन के भीतर ये स्पष्टीकरण मांगा था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या ब्रिटिश, लेकिन अब इस मामले पर आगे की कार्रवाई को रोकते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। 21 अप्रैल को हुई सुनवाई में एडिशनल सोलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने केंद्र की ओर से स्थिति रिपोर्ट पेश की थी और इस पर कोर्ट ने कहा था कि यह मामला राष्ट्रहित का है और ऐसे मामले में देरी नहीं चलेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं, इसकी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर पेश कीजिए और इस दौरान राहुल गांधी की ओर से कोई भी वकील पेश नहीं किया गया। कर्नाटक के रहने वाले भाजपा नेता विघ्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर यह दावा किया था कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जेएमएम कार्यकारिणी समिति की घोषणा, 8 उपाध्यक्ष बनाए गए, कल्पना सोरेन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, विनोद पांडे का भी कद बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद पार्टी की ओर से नई केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की घोषणा कर दी गई है। शिबू सोरेन पार्टी के संस्थापक संरक्षक हैं और केंद्रीय अधिवेशन में हेमंत सोरेन को पार्टी की कमान सौंपी गई है। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है और नई कार्यकारिणी में नलिन सोरेन, स्टीफन मरांडी, रूपी सोरेन समेत 8 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नरेंद्र मोदी ने हमारे फैसले को डस्टबिन में फेंका, पटना में कांग्रेस ने उदाहरण देते हुए भाजपा पर लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, देश में जाति जनगणना की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद इसे लेकर राजनीति लगातार जारी है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना की घोषणा तो की, लेकिन इसके शुरू होने और पूरी होने के विषय में नहीं बताया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर शक होता है, क्योंकि जाति जनगणना का विरोध भाजपा के डीएनए में है। ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कही। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान, कांग्रेस के प्रभारी सचिव सुशील पासी समेत कई सारे उपस्थित थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जाति गणना को लेकर कुछ साफ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमने जो जाति जनगणना कराई है उसे नरेंद्र मोदी ने डस्टबिन में फेंक दिया और इस बात से ये लगता है कि ये भी चुनावी शिगुफा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी को झटका देने की तैयारी में पूर्व विधायक 31 साल बाद कांग्रेस में करेंगे वापसी। जी हाँ दोस्तों, चंडी के पूर्व विधायक अनिल सिंह भाजपा छोड़कर 31 वर्षों बाद कांग्रेस में वापसी करेंगे। वो बुधवार को पटना के सदाकत आश्रम में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि वो नवंबर 1994 में कांग्रेस छोड़े थे और 1995 में समता पार्टी से जुड़े थे। वो समता पार्टी से विधायक चुने गए थे और इससे पूर्व कांग्रेस पार्टी की टिकट पर भी विधायक चुने गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग में बदलाव, जारी की गई 53 प्रवक्ताओं की नई लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश नायक ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। उन्होंने 53 प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की है जो आगामी समय में पार्टी की मीडिया रणनीतियों और संवादों को संभालेगा। इस आदेश का जारी करना पार्टी के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है ताकि आगामी चुनावों में पार्टी की छवि को और अधिक मजबूती दी जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग ने इन नए प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने का आदेश महामंत्री संगठन डॉक्टर संजय कामले के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। पत्र प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नाम पर जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक को भी भेजी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सचिन पायलट का बड़ा बयान, आतंकवाद खत्म करने और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश को एकजुट होना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा और शोक का माहौल है। ऐसे समय में कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत को अब आतंकवाद को खत्म करने के लिए सुनियोजित और निर्णायक रणनीति अपनानी होगी और पाकिस्तान को इस तरह की कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देना होगा।
सचिन पायलट ने कहा कि अब समय आ गया है कि पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो। ये केवल एक सरकार या पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाए। पायलट ने पाकिस्तान पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहेगा तब तक भारत को सख्त रुख अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज़मीनी कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को यह साफ संदेश मिल सके कि भारत अब कोई भी समझौता नहीं करेगा। इस मुद्दे पर सचिन पायलट ने सभी राजनीतिक दलों से एकजुटता की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो राजनीति को पीछे छोड़ देना चाहिए। हम सभी को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा और इससे देश और सेना को मनोबल बढ़ेगा और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ से किसको फायदा किसको नुकसान, लालू नीतीश में किसके साथ मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब से वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हुआ है और कानून बना, तब से इसको लेकर अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम नेताओं में उबाल है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा सियासत भी खूब हो रही है और ये मसला यहाँ इसलिए भी जोरदार तरीके से उठ रहा है क्योंकि सूबे में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है और ऐसे में दो समाजवादी नेता जिनके लिए सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उनका भी इम्तिहान होना है। बात आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही है। लालू या नीतीश, मुसलमान किसके साथ होंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं और ऐसे में उनके सेक्युलर होने पर हर बार सवाल उठ जाता है। वहीं लालू यादव को बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का लंबे अरसे से एक फ़ायदा मिलता रहा है, चाहे वो मुस्लिम यादव समीकरण की बात कर ले या फिर मुसलमानों को हक और हकूक़ दिलाने की बात कर लें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसे फ़ायदा मिलेगा और किसे नुकसान होगा। बात आज की नहीं, बात पुरानी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ 90 के दशक से राजनीति करते थे। तब लालू नीतीश सेक्युलर होते थे और बाद में जब नीतीश ने अपनी पार्टी बना ली और बीजेपी के साथ तालमेल करके 2005 में बिहार में सरकार बनाई तो नीतीश बड़े भाई की भूमिका में थे, इसीलिए बिहार की सत्ता में उनकी हनक थी। यही वजह थी कि वो एक सेक्युलर नेता के तौर पर जाने जाते रहे थे। यहाँ तक कि अलग अलग मुद्दों पर नीतीश ने केंद्र से अपनी अलग राय रखकर बिहार के मुसलमान में ये छवि पेश की थी कि वो मुसलमान के बड़े हिमायती हैं। चाहे कश्मीर में धारा 370 की बात हो या फिर 3 तलाक का मामला हो, वक्फ बिल का मामला हो, सभी मुद्दों पर नीतीश कुमार ने एक अलग राय रखकर बिहार के मुसलमानों को विश्वास दिलाया कि उनके वो बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन केंद्र सरकार की ताकत के सामने नीतीश कुमार बहुत देर तक टिक नहीं पाए। आखिरकार जिन जिन मसलों का विरोध नीतीश कुमार ने किया था वो सभी बिल पास होते गए और इसका असर ये हुआ कि नीतीश कुमार से मुसलमानों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2020 में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं रहा। नीतीश को मुसलमानों ने कभी सपोर्ट किया तो कभी मना किया। इसी के साथ अब लालू यादव की जो सपोर्ट बेस है, फैन बेस है, वो मुस्लिमों में लगातार बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि अब एक तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में बात की जाए तो मुस्लिम का हिमायती या फिर सेक्युलर कहे जाने वाले नेता में सबसे ऊपर लालू यादव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस की बड़ी योजना संविधान बचाओ रैली में उठाएगी जातीय जनगणना का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली के दौरान जातीय जनगणना को जोरदार ढंग से उठाने का फैसला किया है। पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सभी राज्य प्रमुखों को इसके लिए सर्कुलर जारी किया। कांग्रेस का मानना है कि मोदी सरकार अब जातिवार जनगणना के लिए मजबूर हो गई है। पार्टी ने इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और प्रस्ताव पारित किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं से देश भर में संविधान बचाओ रैलियों के दौरान जाति जनगणना के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाने को कहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने तमाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं को जातिगत जनगणना को लेकर CWC में पारित प्रस्ताव की जानकारी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स पर चंद्रशेखर का ARO वाला बम, सीएम योगी से कर दी बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 का गणित साधने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है। सबसे अधिक मारामारी दलित वोट बैंक को लेकर है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति के जरिए भाजपा को चौंकाया। करीब 3 दशक से दलित राजनीति का चेहरा रही बसपा प्रमुख मायावती को हैरान किया। वहीं भाजपा की मुफ्त अनाज स्कीम जैसी योजनाओं की काट खोजी। अखिलेश यादव की उस रणनीति को वर्ष 2027 के चुनाव में फेल करने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसमें मायावती के बाद अब आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का नाम शामिल हो गया है। दलितों के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार के
कार्यकाल के एआरओ भर्ती वाला बम फोड़ा है। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर पूर्ववर्ती सपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में उन्होंने वर्ष 2012 में यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति न मिलने का मुद्दा उठाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी वायनाड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी, कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी केरल के वायनाड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगी। कांग्रेस महासचिव 3:30 बजे वायनाड वन्यजीव प्रभाग के वार्डन कार्यालय का दौरा करेंगी और 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगी। प्रियंका गांधी शाम 4:30 बजे वायनाड वन्यजीव प्रभाग में बीमार और घायल जानवरों के लिए एक एम्बुलेंस का हैंडओवर समारोह में हिस्सा लेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तिरंगा पगड़ी पहने असदुद्दीन ओवैसी ने कह दी लाखों लोगों के मन की बात, चंपारण की धरती पर चुनावी शंखनाद। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की नज़र सीमांचल के साथ साथ चंपारण पर भी है। अपनी रणनीति के तहत एनडीए के गढ़ माने जाने वाले चंपारण के मुस्लिम बहुल विधानसभा ढाका में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। ओवैसी ने यहां पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ओवैसी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। AIMIM प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार भारत पर हमला करता है। इसलिए वक्त आ गया है कि कड़े फैसले लिए जाएं और हम केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई। ओवैसी ने कहा कि सभी लोग जिनकी हत्या हुई है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध को भी खत्म करने के फैसले का समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान से आर्थिक रिश्ता भी तोड़ा गया है, ये ठीक है। ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ और बड़े फैसले लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देवी बसों में करोड़ों का घोटाला, सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर बड़े उल्लंघन का आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में देवी बसों को लेकर विवाद उभरा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि इन बसों के संचालक में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बसों को दोबारा उद्घाटन कर आम आदमी पार्टी सरकार के काम का श्रेय चुराने की कोशिश की है। दिल्ली की राजनीति में देवी नाम से चलाई जा रही मोहल्ला बसों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि इन बसों के संचालन में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच CBI से कराई जानी चाहिए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि ये बसें अक्टूबर 2024 में ही दिल्ली आ गई थी और तब आम आदमी पार्टी सरकार ने इसका उद्घाटन और ट्रायल शुरू कर दिया था, लेकिन मेक इन इंडिया की शर्तों का पालन न होने के कारण इन्हें सड़कों पर नहीं उतारा गया था। अब भाजपा सरकार ने वही बसें दोबारा लॉन्च कर आम आदमी पार्टी सरकार के काम का क्रेडिट चुराने की कोशिश की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोने में आई गिरावट, रिकॉर्ड हाई 6,658 रुपये सस्ता हुआ गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमतों में एक बार फिर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ ही समय पहले सोना अपने सर्वकालिक उच्च स्तरीय यानी रिकॉर्ड हाई पर था, लेकिन अब वही सोना करीब 6,658 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका चीन में व्यापार तनाव कम होने की उम्मीद दुनिया के 2 सबसे बड़े देश अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से जो चला आ रहा व्यापार युद्ध है वह अब खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देश एक व्यापार समझौते के काफ़ी करीब हैं और यदि ऐसा होता है तो इससे वैश्विक स्थिरता जो है वो बढ़ेगी और डॉलर मजबूत होगा। डॉलर के मजबूत होते ही सोने की मांग थोड़ी घट जाती है और यही कारण है कि सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर डाला जातिगत जनगणना का दबाव, जल्द लागू करने की अपील। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने अपनी प्रदेश इकाइयों को निर्देश दिया है कि जातिगत जनगणना जल्द कराने, निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू करने, सामाजिक न्याय के प्रति पार्टी एवं राहुल गांधी के प्रयासों समेत कार्य समिति द्वारा की गई सभी मांगों को संविधान बचाओ रैली में पुरजोर ढंग से उजागर करें। और अहमदाबाद अधिवेशन में लिए गए फैसले के तहत कांग्रेस इन दिनों स्थानीय स्तर पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। कांग्रेस कार्य समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर पारित प्रस्ताव में कुछ मांगे की गई थी। कार्य समिति ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) को तत्काल लागू किया जाए ताकि ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों को निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण मिल सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट परीक्षा से पहले एसओजी का बड़ा एक्शन, डिकॉय ऑपरेशन में पकड़ा
ठग गिरोह, 3 हिरासत में लिए। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 4 मई को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा का पेपर उपलब्ध करवाने का झांसा देकर 40 लाख रुपए की मांग करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जो परीक्षा में सफलता दिलाने का फर्जी वादा कर अभ्यर्थियों से ठगी करने की फिराक में थे। इधर एसओजी ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि वो अभ्यर्थी ठगों के झांसे में नहीं आए। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में नई सरकार बनाई है, लंपट का इलाज होगा, अति पिछड़ा। रैली में तेजस्वी यादव गरजे। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों से महागठबंधन सरकार बनाने की अपील की। पटना में अति पिछड़ा जगाओ रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने शनिवार को कहा कि हमें एक मौका दीजिए, लंपट का इलाज होगा, अपराध और भ्रष्टाचार करने वाला जेल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश को हाईजैक करने का आरोप भी लगाया। आरजेडी की ओर से पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में शनिवार को अति पिछड़ा जगाओ रैली का आयोजन किया गया। रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को बदलने का समय आ गया है और उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब नई सरकार बनेगी जो तेजी से अति पिछड़ों को मान सम्मान देगी।